गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक इनफाइनाइट प्लेन पर यदि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो उसके सामने किसी पॉइंट पर आप गॉस लॉ को यूज करते हुए किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पर मैं आपको ये मैंने होमवर्क दिया था, तो उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। होमवर्क को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे आपने ये सोचा होगा। देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके सामने ये पॉइंट P है, ये ज्यादा दूर हो जाएगा, करीब ले लेता हूं। ये पॉइंट P है, समझे। इस पॉइंट P पर आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानूंगा कि जो पॉइंट P से पास होता हो और उस गॉसियन सरफेस पर हम इंटीग्रेशन E डॉट डी की कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। देखो कैसे करेंगे। वो सरफेस में इस प्रकार का चूज कर लेता हूं कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। वो कैसा है? सिलेंड्रिकल सरफेस जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर? इस प्लेन के। इसके पीछे भी है वो मुझे दिखेगा नहीं अभी, समझे ना। इसके पीछे भी है वो, तो जो पीछे वाला पोर्शन है वो मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूं। ये 3D पिक्चर है, 3D में व्यू आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ये प्लेन ऐसे नजर आएगा, समझे। इस पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे होगी, सिग्मा इनफाइनाइट, ऊपर भी नीचे भी। अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको ये एक लाइन नजर आएगी। पॉइंट P आपके सामने यहां है, तो पॉइंट P अगर आप सिलेंडर को देखोगे तो ये वाला सरफेस भी आपको ऐसे नजर आएगा। ये ऐसे सर्किल तो नजर नहीं आएगा, फ्रंट से देख रहे हो, लेकिन अब आपको पीछे वाला पोर्शन भी नजर आएगा। ये सिलेंडर है, समझे। ये सरफेस जो ऐसे है ये आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाले प्लेन में एक लाइन नजर आएगी अब आपको। ये 3D व्यू है। तो आप समझ चुके होंगे मैंने किस तरीके से ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम किया है, गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर? तो इसके सेंटर पे मैंने पॉइंट P माना, इस तरीके से सरफेस माना है कि पॉइंट P सेंटर पे आता है। अब मैं इस सरफेस के लिए बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर मैं ऊपर या नीचे वाले पॉइंट के पास हूं, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, इस पॉइंट पर, तो ऊपर और नीचे चार्ज यूनिफॉर्म है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसे आएगी। इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आएगी। और कर्व्ड सरफेस के यदि मैं एरिया की डायरेक्शन देखने लगूं तो वो परपेंडिकुलरली आउटसाइड आएगी, समझे ना। एरिया से बाहर की ओर ऐसे ही नीचे होगा, इस प्रकार से, समझे। और ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यदि मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट पर इस प्रकार से ऐसे एरिया वेक्टर, और इस पॉइंट के भी ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, उतना नीचे है, क्योंकि तो इन्फिनिट है ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये आएगी। इसका मतलब यहां कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा इसमें, कर्व्ड सरफेस से। आई बात समझ में? जो ये फ्लैट प्लेन है, इस सिलेंड्रिकल शेप का जो फ्लैट प्लेन है, जो इसके पैरेलल है, इसके जो पैरेलल है, उससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, यानी फ्लक्स उसी से आएगा जो कर्व। और एक पीछे होगा, ऐसा ही फ्लैट सरफेस एक पीछे होगा। क्लियर? उसके लिए भी मैं क्या बोलूंगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे है। लेकिन जो पीछे वाला कर्व्ड एरिया है, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड एरिया से क्रॉस नहीं होगी। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या आएगा वो? फ्लक्स एसोसिएटेड विद कर्व्ड प्लस फ्लक्स एसोसिएटेड विद फ्लैट सरफेस इनटू 2, क्योंकि दो फ्लैट सरफेस है।
तो कर्व के साथ रिलेटेड कितना आएगा? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 0 आएगा, तो ये 0 आएगा। प्लस यहां 2 इंटू इंटीग्रेशन .da लगाऊंगा मैं। हर एक पॉइंट सिमेट्रिकली एडजस्टेड है इस प्लेन का, क्योंकि जितना चार्ज ऊपर उतना नीचे, उतना ही दाएं उतना ही बाएं, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम आएगा, यानी ई भी बाहर आ जाएगा। कोस 0 डिग्री 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन किस पे लगेगा? ए पे, और वो कितना है? मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, वो आएगा पाई r स्क्वायर, ये आएगा पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में? इसकी रेडियस r है, ये मान लेता हूं, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, वो आप बोलोगे जितना ये एरिया आएगा इसका प्रोजेक्शन यहां आपको दिखाई देगा। इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो आप ये एरिया देख लो, जितना ये एरिया होगा, इस एरिया पे जितना चार्ज आएगा वही चार्ज इस सरफेस के अंदर होगा। ये एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये पाई r स्क्वायर है और ये सिलेंडर है, तो ये एरिया सेम ही आएगा, पाई r स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये चार्ज है इसके अंदर, समझे? ये वो एरिया है जो प्लेन का, इन्फिनाइट प्लेन का सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, ये वो एरिया है, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये आ जाएगा चार्ज। ये चार्ज एनक्लोज्ड है, इस सरफेस के अंदर का ये चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पाई r स्क्वायर, ई बराबर कितना आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? समझे? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं। 3 एप्लीकेशन हो चुकी है गॉस लॉ की। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आएगी। एप्लीकेशन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड inside a hollow cylinder. Cylindrical charged surface, hollow cylindrical charged surface। आपको ये एक सरफेस दिया गया है, ये एक सरफेस दे दिया मैंने आपको, ठीक है? ये एक सरफेस है, इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल चार्ज सरफेस। इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो सरफेस पे फैला हुआ है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसके सरफेस पे। क्लियर? अब आपको बताना है कि एक्सिस से, ये इसका एक्सिस है सिलेंडर का, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है? r1 डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस मैंने दे दी आपको कैपिटल R, और r2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैलकुलेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड। अभी मैं इनसाइड की बात करता हूं, दोनों बताऊंगा, इनसाइड और आउटसाइड। अब फिर से आप क्या करोगे, इनसाइड है ये पॉइंट P, तो आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे कि जो इस स्ट्रक्चर के लिए सिमेट्रिकल है, मतलब पॉइंट P से एक बार तो क्रॉस करे, वो गॉसियन सरफेस पॉइंट P से गुजरता हो, और साथ ही साथ में उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर आप इंटीग्रेशन E डॉट डी कैलकुलेट कर पाए। ज्यादातर ये पाया जाता है कि ये जो दूसरी कंडीशन में बोलता हूं इंटीग्रेशन E डॉट डी आप कैलकुलेट कर पाए, ज्यादातर ये पाया जाता है कि ऐसा सरफेस जिस पर आप इंटीग्रेशन E डॉट डी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमेशा दी गई सिचुएशन के सिमेट्रिक होता है, ऐसा पाया जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा पाया जाता है। जैसे कि हाँ, अगर मैं एक सरफेस ऐसा चूज कर लेता हूं, कैसा, जो कि एक होलो सरफेस है, होलो सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसा मैं सरफेस चूज कर लेता हूं। सिलेंड्रिकल सरफेस बोल रहा हूं तो होलो बोलने की जरूरत नहीं है। एक सरफेस में ऐसा चूज कर लेता हूं जो सिलेंड्रिकल शेप का है और पॉइंट P से जाता है। क्लियर? अब इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो आप डेफिनेशन से कैलकुलेट करोगे E डॉट डी, दूसरा आप क्या कर दोगे, गॉस लॉ, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो करता आया हूं मैं हर बार कि एक बार फ्लक्स इस सरफेस से मैथमेटिकल वे से लिख देते हैं, दूसरी बार गॉस लॉ से लिख देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं तो E बाहर आ जाता है और E की वैल्यू हम बता देते हैं। यही करता आया हूं मैं अभी तक, तो वही चीज इसमें भी करूंगा। अब हर एक पॉइंट के देखो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, हर एक पॉइंट के जितना ऊपर चार्ज है उतना ही नीचे चार्ज है कर्व्ड सरफेस में, हर एक पॉइंट के। तो आप ये बोलोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो इसी प्रकार से आएगी, किसी एंगल पे नहीं आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। अगर आती है तो, नहीं आती है तो देखेंगे बाद में। अगर आएगी तो परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर क्यों आएगी? क्योंकि जितना ऊपर चार्ज है उतना नीचे चार्ज है। ऐसा नहीं है कि ऊपर चार्ज ज्यादा है नीचे चार्ज कम है तो ऊपर वाला रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मिड में आएगी, समझे? किस प्रकार से आएगी? ऐसे, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें देखो, एरिया, ये जो एरिया वेक्टर है इसकी वजह से एरिया की डायरेक्शन आएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी तो ऐसे आएगी। इसी प्रकार से यहां एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आएगी, समझे? क्योंकि सिमेट्रिक है। तो मुझे ये पता चला कि यहां कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल है। और ऐसे यहां मैं कहता हूं किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इधर, इस वाले पे इधर, एरिया वेक्टर ऐसे, तो यहां एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस कितना आ रहा है, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस इसमें दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, खाली है, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का इस्तेमाल किया मैंने, फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस। अब मैथमेटिकल वे से यहां जो बेसिक डेफिनेशन है उससे कैलकुलेट करते हैं, कर्व्ड सरफेस E डॉट डी का इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू फ्लैट सरफेस से आएगा 0, तो 0 बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी ये आया। अब इसमें क्या लिखूंगा मैं, E हर एक पॉइंट पे cos पाई, इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, डीए पे, वो क्या आएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना आएगा, जितनी भी इसकी लेंथ आपने एज्यूम की होगी L, क्या लिखोगे आप, 2 पाई R1 इंटू L, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है R1, तो लिखोगे 2 पाई R1 L, क्योंकि इंटीग्रेशन डीए पे लगेगा, टोटल एरिया आएगा बराबर 0, तो E बराबर कितना आया, 0। इसका मतलब यह है कि होलो सिलेंड्रिकल
शेप के अंदर या होलो सिलेंड्रिकल शेप, अगर कोई चार्ज सिलेंड्रिकल शेप में है, होलो बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कहता हूं सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं अगर ये कहता हूं सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अब मुझे होलो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज सरफेस पर है। सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि होलो सिलेंड्रिकल चार्ज सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, यानी अंदर सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो दो तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। अगर मैंने ये बोल दिया सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो भले ही सिलेंडर के अंदर मटेरियल हो, होलो ना हो, सिलेंडर के अंदर मटेरियल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उसके कि वो सॉलिड है या होलो है। मैं अगर ये कहता हूं कि सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं ऐसे उसको ट्रीट करूंगा। और इस केस में यदि आप सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर हैं, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर उसके अंदर है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। भले ही अंदर मटेरियल, उस मटेरियल से मुझे लेना देना कुछ नहीं है, चार्ज नहीं होना चाहिए अंदर, समझे। अंदर चार्ज ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि मटेरियल ना हो, मटेरियल हो सकता है अंदर, समझे ना, न्यूट्रल मटेरियल अंदर हो सकता है। यानी सॉलिड सिलेंडर के केस में भी ये आंसर आ सकता है, सिलेंडर सॉलिड है लेकिन चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, तो एक्सिस से किसी डिस्टेंस r से कम पर यही आंसर आएगा, समझे। अब दूसरा केस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q आउटसाइड, एट पॉइंट Q आउटसाइड, बाहर, Q पॉइंट पर। अब Q पॉइंट पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, देखो फिर से भाई, मैं एक ऐसा सरफेस एज्यूम करूंगा, मैं एक ऐसा सरफेस एज्यूम करूंगा कि जो दिए गए अरेंजमेंट के सिमेट्रिकल हो, और पॉइंट Q से क्रॉस होता हो। देखो ये पॉइंट Q से क्रॉस होता है, समझे। इस तरीके से मैं एक सरफेस एज्यूम करूंगा, तो अब मैं ये बोलूंगा कि पॉइंट Q के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही नीचे है, तो और ऐसा हर एक पॉइंट पर है क्योंकि ये इनफिनिट है, हर एक पॉइंट के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही नीचे होगा क्योंकि ये इनफिनिट है। यहां से अगर मैं ऊपर देखूंगा वो इनफिनिट चार्ज, नीचे देखूंगा इनफिनिट चार्ज, मतलब सेम चार्ज है हर एक पॉइंट के सिमेट्रिकल में कर्व्ड सरफेस पर। तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आनी चाहिए, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे आनी चाहिए, दोनों सेम, अभी बताया था आपको, क्लियर। ये लेंथ में मान लेता हूं L, ये लेंथ मैंने L मान लिया। अब ये जो ऊपर वाला प्लेन है इसमें आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, n की डायरेक्शन ऐसे आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा ऐसे, बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई कहानी समझ में। तो अब यदि मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है उससे एसोसिएटेड, गॉसियन सरफेस, तो दो तरीके से, एक गॉसियन लॉ और एक मैथमेटिकल लॉ। तो इसमें कितने सरफेस आते हैं, 3 सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस आता है, कर्व्ड सरफेस, और 2 आते हैं फ्लैट सरफेस। कर्व्ड सरफेस यानी E डॉट डी, मैथमेटिकल तरीके से निकालूंगा मैं उसमें, प्लस, और ये आएगा 0, फ्लैट सरफेस ऊपर या नीचे,
90 डिग्री। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की ओर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ऐसे 90 डिग्री। क्लियर। अब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो यहां मैं क्यू एनक्लोज लिखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा 2 पाई, अंदर कितना चार्ज है, ये लेंथ मैंने एल मानी है, ये लेंथ, इसके अंदर चार्ज आएगा यहां, ये वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस पे चार्ज है, ये यहां से लेके इसका प्रोजेक्शन लूंगा मैं ऐसे, तो अंदर जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस सिलेंड्रिकल सरफेस पर ये जो मैंने माना ये प्रोजेक्शन आएगा, तो इस सिलेंडर पर जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड चार्ज आएगा इस सिलेंडर पर, वो कितना है देख लेते हैं। इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई r1, नॉट r1 कैपिटल R, 2 पाई r, क्योंकि तो कंप्लीट आएगा, ये r है, ये लेंथ r है, तो सर्कमफेरेंस आएगी 2 पाई r इंटू l इंटू सिग्मा, एरिया इंटू सिग्मा, ये आएगा टोटल चार्ज है जो अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आएगा एरिया, 2 पाई r इंटू l आएगा एरिया, कर्व्ड एरिया। कौन सा कर्व्ड एरिया, जो इसके अंदर है, मेरे वाले गॉसियन सरफेस जो मैंने अभी माना है, जो उसके अंदर है, तो ये चार्ज आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 पाई r l सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर E, मैंने अभी पाया कि हर एक कर्व्ड सरफेस का पॉइंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अबाउट चार्ज जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो E इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर, यानी कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, cos 0 डिग्री, ये भी सेम रहने वाला है। एरिया कितना आएगा इसका, इसका एरिया आएगा 2 पाई r2, ये लेंथ बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी गॉसियन सरफेस की, तो उसकी सर्कमफेरेंस आएगी 2 पाई r2 इंटू l इंटू l। क्लियर। उसका एरिया आ जाएगा मेरे पास, किसका, उस गॉसियन सरफेस का जो मैंने माना है, गॉसियन सरफेस जो मैंने माना है उसका कर्व्ड एरिया मेरे पास आ जाएगा, ये कर्व्ड एरिया, समझे ना, वो लिख दिया मैंने। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ये नीचे जाएगा, 2 पाई से 2 पाई गया, r2 l, l से l गया, तो आएगा r सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r2, ये आंसर आएगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताई। क्लियर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि चार्ज सिर्फ सरफेस ना हो, वॉल्यूम में भी हो सिलेंडर के, तो अंदर और बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो इसके बाद में अब आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखें।